अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरोना का। मुल्क में कोरोना के वार कम होने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 49 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,83,737 अफराद सेहतियाब हो चुके, जबकि मुल्क में 2,085 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के वार कम होने लगे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा सजाद काज़मी से। जी सजाद काज़मी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो है कोरोना की केसेस में भी कमी देखने में आ रही है और साथ साथ अमवात में भी जो है वाज़ेह कमी देखने में आ रही है। और मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 2,085 नए केसेस पिछले 24 घंटों में कन्फर्म हुए हैं और 24 घंटों के दौरान मजीद जो है 49 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। और उससे कबल जो है 60 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन पिछले 24 घंटों में 49 नई अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। और मजमूई तौर पर जो अमवात की तादाद है वो 5,475 तक जा पहुंची है। और मुल्क भर में इस वक्त 1,83,737 मरीज जो हैं मुकम्मल से जाब हो चुके हैं, जो कि तनासब के लिहाज से 60% जायद बनते हैं। 24 घंटों में अगर देखा जाए तो 23,907 कोरोना के टेस्ट भी किए गए हैं। इससे पहले कहा जाता था कि टेस्टों में काफी जो है कमी देखने में आ रही थी, तो अब टेस्टों की जो है रखा गया है वो 24,000 से 23,000 तक रोजाना किए जा रहे हैं। और मजमूई तौर पर 16,76,090 कोरोना के टेस्ट अब तक जो है मजमूई तौर पर किए जा चुके हैं और 2,59,998 जो है मजमूई तौर पर अब तक मुल्क भर से केसेस सामने आ चुके हैं। 733 अस्पतालों में इस वक्त भी कोरोना के मरीजों के लिए सहूलियात जो है मुल्क भर में जो दी जा रही है। इस वक्त मुल्क भर में जो है 2,939 कोरोना के जो मरीज हैं वो जेर इलाज हैं और इस वक्त भी जो है 1,825 वेंटिलेटर जो है मुल्क भर में दस्तयाब हैं। 323 कोरोना मरीज जो है वेंटिलेटर पर इस वक्त मौजूद हैं, जबकि बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में कोई कोरोना का मरीज जो है वेंटिलेटर पर इस वक्त मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बरतानिया ने रूसी हैकर्स पर कोरोना वैक्सीन बनाने वाले इदारों को निशाना बनाने का इल्जाम आयद कर दिया। रूस ने बरतानवी इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। सिक्योरिटी के ग्रुप ने खबरदार किया कि रूसी हैकर्स ऐसे इदारों को निशाना बनाने वाले हैं जो कोरोना सिक्योरिटी सेंटर ने दावा किया कि हैकर्स के गिरोह ने दुनिया भर के तालीमी और दवासाज इदारों से कोरोना के इलाज मालूजी की मालूमात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हैकर्स ने मेलवेयर इस्तेमाल करते हुए कोविड-19 की वैक्सीन बनाने से मुतालिक मालूमात इकट्ठी की हैं। NCSC के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ने कहा कि कोरोना की वबा से निपटने के लिए अहम किरदार अदा करने वालों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। रूसी सदर के तर्जुमान ने बरतानवी इल्जामात की तरदीद की है। तर्जुमान के मुताबिक ये इल्जाम बेबुनियाद हैं और रूस का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उनके पास बरतानिया में अद्वियात और तहकीक के इदारों की हैकिंग के हवाले से कोई मालूमात ही नहीं। रूसी सदर के तर्जुमान का कहना था कि वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि रूस इसमें मुलविस नहीं। इन इल्जामात को नहीं मानते। कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी पर कई ममालिक में काम हो रहा है। बरतानिया में हाल ही में 2 ट्रायल्स के मुस्बत नताइज से कोरोना की वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद बहाल हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन का तजुर्बा किया, जिससे वायरस के खिलाफ मुदाफती रद्द-ए-अमल पैदा हुआ है। रूस, अमरीका, चीन और ब्राजील भी कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बरबरियत की बात करें तो भारतीय फौज ने 3 और कश्मीरियों को शहीद कर दिया। नौजवानों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में जिला कुलगाम में निशाना बनाया गया। वादी जन्नत नजीर आज भी लहूरंग। भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल खुशी जारी है। भारतीय फौज की कार्रवाइयों में 3 और कश्मीरी शहीद हो गए। नौजवानों को कुलगाम में निशाना बनाया गया। नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। मकबूजा वादी में तशद्दुद की ताजा लहर ताहाल बरकरार है। रवां माह 18 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। आपको बता रहीम यार खान के चोलिस्तानी इलाके में मौत का रक्स जारी है। गर्मी की शिद्दत, पानी की शदीद किल्लत, 50 से ज्यादा जानवर हलाक हो गए। इंसान जानवर एक ही जगह से जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत के सताए चोलिस्तानी नकल मकानी पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। जी मोहम्मद फारूक, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, रहीमिया खान के चोलिस्तान में इस वक्त मौत का रक्स जारी है। गर्मी की शिद्दत और पानी की शदीद किल्लत के बायस अब तक चोलिस्तान के बासियों के दर्जनों कीमती मवेशी हलाक हो चुके हैं। मवेशियों का चारा खत्म हो चुका है, जबकि चोलिस्तान में बनाए गए बारिश का पानी जमा करने वाले बेशतर तालाब भी मुकम्मल तौर पर सूख चुके हैं।
جن تالابوں میں تھوڑا بہت گدلا پانی موجود ہے وہاں پر انسان اور جانور دونوں ایک ہی جگہ سے اس وقت یہ زہر آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے. زہر آلودہ اور گدلا پانی پینے کے باعث چولستان کے باسی اس وقت مختلف طرح کی جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. اگر جلد ہی پنجاب حکومت نے رحیم یار خان کے اس چولستانی علاقے پر توجہ نہ دی تو سندھ کی طرح ریگستانی علاقے تھر کی طرح یہاں پر بھی بڑے پیمانے پر انسانی زندگیوں کو خطرناک جان لیوا حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی بہت شکریہ محمد فاروق، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی میں مونسون کے دوسرے اسپیل کا آغاز ہو گیا. شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ خوب بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور کے الیکٹرک کی بجلی بھی غائب ہو گئی. بارش کا سلسلہ ہفتے کے دوپہر تک وقفے وقفے سے جاری رہنے اور اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. بارشوں کا دوسرا اسپیل شروع ہو گیا. کراچی والوں پر قدرت مہربان، گرمی کے ستائے شہریوں پر ابر رحمت برس پڑی. کراچی میں مونسون بارشوں کا دوسرا اسپیل شروع ہو گیا. شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی تو گرمی بھاگ گئی. کرنگی، ملیر کینٹ، شاہ فیصل کالونی، حسن سکوائر، ڈالمیا، سادی ٹاؤن، کلفٹن، سوراب گھوٹ، سرجانی، اورنگی ٹاؤن میں شدید بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. بارش کے باعث ایک طرف نشیبی علاقے زیر آب آ گئے تو دوسری طرف کے الیکٹرک کا ناقص نظام بھی بیٹھ گیا. بارش کی بوندیں پڑتے ہی بجلی غائب ہو گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق 6 جولائی سے شروع ہونے والا مونسون بارش کا اسپیل ہفتے کی دوپہر تک وقفے سے جاری رہ سکتا ہے. کراچی میں تمام تدابیر دھری کی دھری رہ گئیں کہ الیکٹرک منمانیوں سے باز نہ آئی. شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ شہریوں کو نہ دن کو چین ہے نہ رات کو آرام. بجلی کی بندش کا مزید احوال جانیں گے عطا حسین سے. جی عطا حسین بتائیے گا. جی بالکل، کراچی میں کے الیکٹرک کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ برقرار ہے. شہر کے مختلف علاقے ہیں، نارتھ ناظم آباد، بفر زون، لیاقت آباد، موسیٰ کالونی، کریم آباد، عزیز آباد سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی آگ مشعولی کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ گزشتہ روز بارش کی پہلی بوند پڑتے ہی شہر کا 40% حصہ جو ہے تاریخی میں ڈوب گیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ چند علاقوں کی لائٹ تو بحال ہو گئی، لیکن اب بھی بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ 8 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی لائٹ بحال نہیں کی گئی ہے. شہری شدید پریشان ہیں. جبکہ چند روز قبل گورنر سندھ اور وفاقی وزیر اسد عمر نے یہ کہا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے وعدے بھی وہی وعدے ہوئے جو کہ اب تک وفا نہیں ہو سکے. دوسری جانب اتنی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے اوور بلنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ 20 سے 25 ہزار کے جو ہے وہ بل ہاتھوں میں تھما دیے جاتے ہیں، اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم بل کی ادائیگی کریں یا اپنے گھر کا گزر بسر کریں. شہری ان تمام تر پریشانیوں میں گھرے ہیں اور شدید مشکلات کا سامنا ہے. عطا حسین اپڈیٹ کر رہے تھے. عطا، آپ کا بہت شکریہ. کرونا وائرس محکمہ ریلوے پر اثر انداز، آمدنی میں شدید کمی. محکمہ ریلوے کو مالی سال 2019-2020 میں 47 ارب 72 کروڑ روپے کا خسارہ رہا. ریلوے کی کل آمدنی 47 ارب 21 کروڑ 26 لاکھ ریکارڈ کی گئی ہے. مزید جان لیتے ہیں نبیل نقوی سے. جی نبیل، کرونا وائرس محکمہ ریلوے پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ جی بالکل، عالمی وبا کورونا وائرس محکمہ ریلوے پر شدید نظر انداز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. محکمہ ریلوے کی آمدنی میں شدید کمی جو ہے وہ نظر آئی ہے. محکمہ ریلوے کو مالی سال 2019-20 میں مجموعی طور پر 47 ارب 72 کروڑ روپے کا جو خسارہ رہا ہے، جبکہ مالی سال 2019-20 میں ریلوے اخراجات میں 94 کروڑ 75 لاکھ سے جو اخراجات ہیں وہ تو تجاوز کر گئے. جبکہ اس دوران ریلوے کی آمدنی 47 ارب 21 کروڑ 26 لاکھ ریکارڈ کی گئی ہے. جبکہ ریلوے کی اوسطاً ماہانہ آمدن جو ہے وہ 3 کروڑ سے 3 ارب 93 کروڑ روپے، جبکہ ماہانہ اخراجات جو ہے وہ 7 ارب 91 کروڑ روپے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. جبکہ ریلوے کو اوسطاً ماہانہ 3 ارب 97 کروڑ 70 لاکھ روپے کا جو خسارہ رہا ہے. ریلوے ذرائع کے مطابق ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں 28 ارب 12 کروڑ 41 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں. جبکہ ملازمین کی پینشن پر 34 ارب 66 کروڑ 75 لاکھ روپے جو ہے اخراجات آئیں. جبکہ فیول پر 17 ارب 70 لاکھ 61 لاکھ روپے اخراجات آئے. جبکہ یوٹیلیٹی بلز پر 2 ارب 69 کروڑ 57 لاکھ روپے اخراجات آئے. جبکہ ریلوے ذرائع کے مطابق ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس پر
7 अरब 58 करोड़ 10 लाख रुपए अखराजात हैं, जबकि हुकूमत के अहकामात की रोशनी में महदूद ट्रेन ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सिर्फ 7% ऑक्यूपेंसी के साथ रेलवे सिस्टम पर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग मामले की तहकीकात मुकम्मल हो गई। 4 रुकनी तहकीकाती टीम की जानिब से रिपोर्ट आज नेपरा को पेश किए जाने का इम्कान है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का मामला नेपरा की 4 रुकनी टीम ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। टीम तहकीकात मुकम्मल करने के बाद कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। तहकीकाती टीम की जानिब से रिपोर्ट आज नेपरा को पेश किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक नेपरा अथॉरिटी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई करेगी। टीम ने कराची जाकर लोड शेडिंग से मुताल्लिक इंक्वायरी की। तहकीकाती टीम ने कराची में बिजली लोड शेडिंग पर हकायक का जायजा लिया। कराची वालों के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए निर्ख फौरी तौर पर न बढ़ाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने मसाइल के हल तक कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि रवां साल जनवरी में नेपरा की सिफारिशात के मुताबिक मुल्क भर में टैरिफ में इजाफा किया गया था, लेकिन उस वक्त के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वक्त वफाकी हुकूमत को औसतन 3 से 4 अरब रुपए माहाना की सब्सिडी देना पड़ रही है। इजलास में फैसला किया गया कि के इलेक्ट्रिक के टैरिफ से मुतल्लक तमाम हकायक अवाम के सामने रखे जाएं और के इलेक्ट्रिक के टैरिफ को यकसा सतह पर लाने के लिए मरहलावार इजाफा किया जाए। इजलास में फैसला किया गया कि अवाम पर इजाफी बोझ न डाला जाए। वजीर आजम की जानब से दी जाने वाली हदायत के बाद के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला फिर से मौखर कर दिया गया। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपए 79 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला किया था। वजीर आजम इमरान खान ने इस मौका पर सदारती खिताब में कहा कि LPG सार्फिन को रिलीफ फराहम करने से मुताल्लिक जामे मनसूबा बंदी की जाए। उनका कहना था कि मुल्की आबादी का बड़ा हिस्सा अपनी जरूरियात के मुताबिक LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने हदायत दी कि गैस की कीमतों में तयन के मसले के पायदार हल के लिए मुशावरत की जाए। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर मुतलका हुकाम से कहा कि इज्तिमाई हिकमत अमली से मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मीडिया रिपोर्ट्स और अवामी शिकायत पर चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया है और नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग, अरबों रुपए की ओवर बिलिंग और हुकूमत पाकिस्तान के साथ किए गए मुआहदे, जिसके तहत के इलेक्ट्रिक ने मुय्यना तौर पर बिजली के निजाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करते हुए मतलूबा सरमायाकारी करना थी और इस मुआहदे की मुबैना तौर पर मुकम्मल पासदारी न करने के इल्जाम में नैब कराची को इंक्वायरी करने का हुक्म दिया है। नैब कराची को के इलेक्ट्रिक से मुआहदे की कॉपी, मुतालिका दस्तावेजात और सरमायाकारी की तफसीलात हासिल करने की हिदायत की गई है कि इलेक्ट्रिक को अवाम से ओवर बिलिंग की मद में मुबैना तौर पर अरबों रुपए की रकूम हथियाने और गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग और मुआहदे की पासदारी न करने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का एक बार फिर से बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने मुल्क भर में तेल की तरसील दूसरे रोज भी बंद कर दी है। तेल बहरान एक बार फिर सर उठाएगा या मामला पेचीदा होने से कबल ही हल हो जाएगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से मुल्क भर में तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अहदेदारों के मुताबिक उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, इसलिए मुल्क भर में तेल की तरसील गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक हवाई जहाजों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि इनकम टैक्स में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। कोरोना जैसी सूरत हाल में इनकम टैक्स को 3% तक कर दिया गया है, जिसे 2% पर बहाल किया जाए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने मुतालबा किया है कि सूबाई सर्विसेज और टूल टैक्सेस को भी फिलफौर खत्म किया जाए। 1 नवंबर 2019 से अब तक किरायों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ, इसमें इजाफा भी किया जाए। एसोसिएशन के अहदेदारों के मुताबिक 1 जुलाई 2020 से लगाए गए टूल टैक्स को भी वापस लेना होगा। इधर कराची के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेल की सप्लाई बंद कर दी गई। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मुताबिक आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी सप्लाई बंद कर दी गई है। अहदेदारों के मुताबिक कोरोना की वजह से माली तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा। हुकूमत की जानब से किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया गया। गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क
में पेट्रोलियम बहरान टलने की उम्मीद पैदा हो गई है। वजीर आजम इमरान खान के मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम ने ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के वफ्द को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया है। मुज़ाकरात पीर को इस्लामाबाद में होंगे। ऑयल टैंकर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में कमीशन की तश्कील और इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बारे में दरख्वास्तों पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने काबीना के इजलास की रिपोर्ट अदालत में पेश की। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में जहां काबीना लिखा होना चाहिए था वहां हर जगह वजीर आजम लिखा हुआ है। इतनी बड़ी सतह पर इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। जस्टिस कासिम खान ने करार दिया कि अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी सोच अवाम की फलाह है, और जो अवामी नुमाइंदे नहीं है उनकी सोच ना अवाम के मफाद के लिए है ना रियासत के लिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि गैर मुंतखब अफराद का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में तरीका कार में तब्दीली की वजह से बहरान आया। दौरान समाअत अदालती इस्तफसार पर सरकारी वकील ने बताया कि 26 तारीख को कीमतें बढ़ाने से मुताल्लिक ओगरा ने तजवीज़ नहीं दी। वजारत पेट्रोलियम ने फोन पर ओगरा से बात की, जिस पर चीफ जस्टिस ने हैरत का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या ये मुल्क मजाक से चल रहा है। अगर कीमत पहले बढ़ानी थी तो ठोस वजह चाहिए। चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि इस रिपोर्ट को देखकर पंजाबी मुहावरा याद आया कि आ बैल मुझे मार। चीफ जस्टिस ने पेट्रोलियम मसनूआत के बारे कमीशन की तश्कील और उसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत दे दी है। कैमरामैन मोहम्मद बशर के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। चीनी माफिया बाजना लाहौर समेत सूबे भर में शहरियों को चीनी की किल्लत का सामना है। शहरियों ने चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट करेंगे फरहान एजाज। सूबाई दारुल हुकूमत में चीनी का बहरान फिर से सर उठाने लगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। शहर के बेशतर स्टोर से चीनी गायब, जहां दस्तयाब है तो वहां कीमत गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर है। कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। आज 5-6 दिन के चक्कर के बाद आज मुझे अवेलेबल हुई है। आम शॉप्स पे 90 के करीब है उसकी प्राइस। यूटिलिटी स्टोर में फिर भी मिल रही है, लेकिन पिछले दिनों में मैं चीनी शुगर खरीदने गया हूँ तो वहाँ मुझे नहीं मिली। और ये माफिया है। माफिया जब भी कोई ऐसा कोई आता है पाकिस्तान में बुरहान, ये इस बुरहान का जो जिम्मेदार है ना, ये सारा माफिया है। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 68 रुपए, जबकि आम स्टोर्स पर चीनी 80 से लेकर 90 रुपए तक फरोख्त हो रही है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। कहते हैं माफिया के खिलाफ मिसाली कार्रवाइयां अमल में लाने की जरूरत है। जो माफिया ना, इसको बहुत मुश्किल है पकड़ना। माफिया का मैं तो यही कहूँगा, इनको जिंदगी भर के लिए इनका कोई भी कारोबार करने के लिए ना इनके लाइसेंस कैंसिल कर दें। ये 1-2 को करेंगे ना तो दूसरों को इबरत हो जाएगी। शहरी कहते हैं चीनी का बहरान जखीरा अंदोजी की वजह से पैदा होता है, लेकिन माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद भी चीनी की कीमत मुस्तहकिम न हो सकी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि ये दूसरों के लिए इबरत का निशान बन सके। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने शुगर माफिया के खिलाफ शिकंजा मजीद तंग कर दिया। चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया। शुगर माफिया को लगाम डालने की तैयारियां पंजाब हुकूमत ने चीनी पर सट्टाबाजी, जखीरा अंदोजी और कीमतों में उतार चढ़ाव रोकने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। मज़कूरा जराइम में मुलव्विस शख्स को 3 साल की सजा और जब्त किए गए माल पर 50% जुर्माना किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीनी की जखीरा अंदोजी, सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी में मदद करने वालों को भी 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भुगतना होगा, जबकि छापे के दौरान गोदाम से पकड़े जाने वाले अफराद को 6 माह से 1 साल तक की सजा और 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। चीनी की जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और सट्टाबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म तस्वुर होगा। कंपनी या इदारे के मुलव्विस होने की सूरत में तमाम डायरेक्टर्स, मुश्तरका मालकान और अफसरान जिम्मेदार होंगे। चीनी का कारोबार करने वाले स्टॉक की मुकम्मल तफसीर डिप्टी कमिश्नर को देने के पाबंद होंगे। चीनी की खरीदारी पर 15 दिन के अंदर स्टॉक उठाना होगा। मुकर्रर वक्त में स्टॉक न उठाने की सूरत में कीमत में रद्दोबदल का जिम्मेदार तस्वुर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर तमाम स्टॉक कब्जे में लेकर नीलामी करने का मजाज होगा और मुखबरी पर बगैर वारंट छापे और गिरफ्तारी का भी इख्तियार होगा। 30 दिन के अंदर केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत की गई कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। फ्लोर मिल मालिकान की मनमानियां अपनी जगह, अब तो आटा चक्की वाले भी शहरियों को लूटने लगे। आटा 55 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। सदकाबाद के शहरी चीख उठे। मजीद देखते हैं आसिफ आवान के इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद गंदम की काश्त में अपना एक अलग मुकाम रखती है। हुकूमत की जानिब से खरीदारी का अमल मुकम्मल हुए अभी 2 माह का अरसा गुजरा है कि आटा नायाब होकर रह गया। शहरी कहते हैं
جی آٹا بالکل نایاب ہو چکا ہے اب تو آٹے کی فی کلو کی جو قیمت ہے وہ 55 روپے کلو مل رہی ہے، جبکہ ابھی صرف 2 ماہ ہی ہوئے ہیں گندم کی فصل کو ختم ہوئے. تو یہ سندھ پنجاب بارڈر پہ صادق آباد میں ہیں، ہم یہاں سے آٹا اسمگل کیا جاتا ہے جو کہ انتظامیہ کے بالکل علم میں بھی ہے اور میں بھی اس پہ ایکشن بھی لیا جانا چاہیے. سندھ پنجاب اور بلوچستان کے بارڈر پر واقع تحصیل صادق آباد ایک اہم مقام رکھتی ہے. دیگر صوبوں کو آٹا اسمگل کیا جاتا ہے جس سے آٹے کی قلت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ریٹ آسمانوں سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں. مارکیٹ آئے ہیں چینی لینے کے لیے لیکن چینی نہیں مل رہی. مافیا جیت گیا ہمیشہ کی طرح، حکومت پھر ہار گئی. اور 90 روپے 100 روپے کہیں سے ملتی بھی ہے تو 100 روپے 95 روپے 110 روپے کلو تو مل رہی، آدھا کلو سے زیادہ دیتے نہیں ہیں. ضروریات زندگی کی وہ تمام اشیاء جن میں آٹا چینی سر فہرست ہیں، جن پر گراں فروشوں اور فیکٹری مالکان نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں. شہری حکومت وقت سے نالاں نظر آتے ہیں. عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. عوام چینی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور. اگر کہیں سے ملتی بھی ہے تو آدھا کلو اور 1 کلو. یہ حکومت کی نااہلی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف امان، سچ ٹی وی، صادق آباد. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں خواجہ آصف کی آج پھر نیب لاہور میں پیشی. سیالکوٹ ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات میں خواجہ آصف کے جوابات سے نیب خیر مطمئن ہے. خواجہ آصف کو سوالوں کے جواب اور مکمل ریکارڈ ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. بیشتر سوالوں کے جواب پر خواجہ آصف نے لا علمی کا اظہار کیا. خواجہ آصف 3 جولائی کو نیب کے روبرو پیش ہوئے تھے. خواجہ آصف کی آج پھر نیب لاہور میں پیشی. سیالکوٹ ہاؤسنگ سکینڈل کی تحقیقات میں خواجہ آصف کے جوابات سے نیب غیر مطمئن ہے. خواجہ آصف کو سوالوں کے جواب اور مکمل ریکارڈ ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. بیشتر سوالوں کے جواب پر خواجہ آصف نے لا علمی کا اظہار کیا. خواجہ آصف 3 جولائی کو نیب کے روبرو پیش ہوئے تھے. اسلام آباد میں مہنگائی کا جن بے قابو. عید قربان سے قبل ہی سبزیاں مسالہ جات مہنگے ہو گئے. مہنگائی کے ستائے کہتے ہیں کہ ایک طرف کرونا وائرس نے روزگار کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے تو دوسری جانب مہنگائی نے جینا مشکل کیا ہوا ہے. عید سے قبل سبزیاں مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ تشویشناک ہے. سیرش خان رپورٹ کریں گی. شہری اقتدار میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا. سبزیاں اور پھل تو پہلے ہی مہنگائی کی زد میں تھے، اب سبز مسالے بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے. ادرک 480 روپے، لہسن 200 روپے، ٹماٹر 120 روپے، پیاز 100 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے. لہسن ہو گیا، ادرک ہو گیا، بہت مہنگے ہو گئے. ہر چیز عید ہی نہیں ہے. ہر چیز مہنگا ہو گیا. ٹماٹر بس 100 روپے کلو، ادھر کنپور کی 50 روپے کے. اپنا مرضی کا مہنگائی بہت زیادہ ہے. کوئی اتنی زیادہ مہنگی تو چیزیں نہیں ہیں، درمیانی ہیں. یہ کرونا وبا کی وجہ سے کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیاز بھی مہنگا ہے، ٹماٹر 100-150 روپے کلو ہے. ادھر کچھ ملتا نہیں. ادھر لوگ ادھر چوک میں بیٹھے مزدور بھی، ان کا بھی کام کوئی ملتا نہیں ہے. بس بقایا یہ حالات ہے. مہنگائی اتنا ہوئی ہے تقریباً، بس کوئی حال نہیں ہے مہنگائی کی. شہری کہتے ہیں کہ ہر سال عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. عید کے خصوصی پکوان سبز مسالہ جات کے بغیر ادھورے ہیں. حکومت منافع خوروں اور خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے. شہری اقتدار میں عید قربان سے قبل ہی سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے. شہری کہتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر مہنگائی کو کنٹرول کرے اور عید سے قبل عوام کو ریلیف فراہم کرے. کیمرہ مین بلاول خورشید کے ساتھ سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد. پشاور میں عید قربان کے قریب آتے ہی سبزی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. لیموں، لہسن اور ادرک کی قیمتوں کو تو پر لگ گئے ہیں. مزید بتا رہے ہیں پشاور سے اویس محمود. عید قربان کی آمد کے ساتھ ہی سبزی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. مارکیٹ میں اس وقت ادرک 300، لہسن 250، لیموں 100 اور ٹماٹر 80 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. ضروری اشیاء جو ہے کھانے کے لیے اسپیشلی جو عام لوگ ہم کھاتے ہیں، یہ کوئی مستی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں. عام سبزی تو ہم نے کھانی ہے نا. گوشت تو پہلے آسمان سے بات کر رہی ہے، تو سبزی اور دالیں یہ تو ہماری نچلے طبقے کے لوگوں کے کھانے کی اشیاء ہے. تو ہم پر ذرا رحم کرے ہم پہ. شہریوں کا مہنگائی کے حوالے سے کہنا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کا مذہبی تہوار آتا ہے تو اشیاء خود نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں اس کے برعکس چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں. لہسن، ادرک وغیرہ، ٹماٹر وغیرہ انہوں نے مہنگے کر دیے، تو ان کو چاہیے کہ یہ ذرا سستے کر دیں. مطلب ان کے نرخ جو ہیں بہت بڑھ گئے ہیں. تو آگے عید قربان والی ہے تو ان کو چاہیے کہ غریب طبقے کو ذرا ریلیف دے. ضلع انتظامیہ گران فروشوں کے خلاف کارروائی تو کرتی ہے مگر مہنگائی پر قابو نہیں کر سک رہی.
شہری کہتے ہیں کہ لیمو، ادرک، لہسن اور ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو حکومت کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ اویس محمود، سچ ٹی وی، پشاور۔ عید قرباں قریب آتے ہی پردیسیوں نے آبائی شہروں میں واپسی کے لیے تولنے شروع کر دیے ہیں۔ لاہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینوں کی بکنگ 100% پوری ہو چکی ہے۔ رپورٹ کریں گے نبیل نقوی۔ عید پر آبائی علاقوں میں واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عید قریب آتے ہی دوسرے شہروں سے روزگار اور دیگر کاموں کے لیے لاہور آنے والوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حسب سابق اس عید الاضحیٰ پر بھی لوگوں کی واپسی کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اپنے سے ملنے کے منتظر لوگوں کی واپسی کے باعث ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کا رش بڑھنے لگا۔ عید سے پہلے اور 10 دن بعد کی ایڈوانس بکنگ مکمل ہو گئی۔ لاہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینوں کی سیٹوں کی ٹکٹیں فروخت ہو چکی۔ کورونا وائرس سے خطرات کے پیش نظر ٹرین آپریشن محدود چلایا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کے احکامات کے مطابق ریلوے سسٹم پر اس وقت 40 ٹرینیں صرف 60% آکوپنسی کے ساتھ چلائی جا رہی ہیں، جس کے باعث مسافروں کے لیے ٹکٹوں کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ اضافی بوگیوں یا ٹرینوں کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین محمد مبشر کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ بزدار حکومت نے لوگوں کی آسانی کے لیے بکرا منڈی ایپ متعارف کروا دی۔ بکرا منڈی ایپ کورونا وائرس کے پیش نظر منڈیوں میں لوگوں کا ہجوم کم رکھنے کے لیے متعارف کروائی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کا مویشی منڈیوں میں لوگوں کا رش کم کرنے کے لیے انتہائی اہم اقدام۔ اب قربانی کے جانور 1 کلک پر خریدے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے بکر منڈی ایپ متعارف کروا دی۔ موبائل ایپ میں جانوروں کی تصاویر، عمر، وزن اور نسل کی تفصیلات موجود ہوں گی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کووڈ-19 کے خدشات کے پیش نظر پنجاب حکومت کی جانب سے عوام کے لیے قربانی کے جانور آن لائن خریدنے کی سہولت مہیا کر دی گئی۔ شہری اب گھر بیٹھے اپنے مرضی کا جانور خرید سکیں گے۔ خریداری کے لیے نام اور موبائل نمبر اور فروخت کے لیے شناختی کارڈ نمبر لازمی ہوگا۔ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پشاور میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ جانوروں کی خرید و فروخت جاری ہے۔ SOPs پر بھی منڈیوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عدنان شاہد سے، جو اس وقت پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عدنان، کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں پشاور کی سب سے بڑی مویشی منڈی رنگ روڈ کے باہر موجود ہوں۔ SOPs کے حوالے سے بات کی جائے تو عید قرباں کے قریب آتے ہی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جہاں پر دیگر SOPs تیار کیے گئے ہیں تو وہیں پر منڈیوں کے لیے بھی SOPs جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں۔ اس وقت میں جس جگہ پر میں موجود ہوں، میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مویشی منڈی کا جو ہے وہ داخلی راستہ ہے۔ انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پر الرٹ کھڑی ہوئی ہے۔ ماسک کے بغیر کسی کو بھی منڈی میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ DC کے مطابق جو ہے، بلکہ جو ضلعی انتظامیہ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پر بینرز بھی آویزہ کیے گئے ہیں جس پہ باقاعدہ طور پر احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بغیر ماسک کے منڈی میں کسی بھی شخص کا داخلہ جو ہے وہ ممنون ہوگا۔ اسی طرح سماجی فاصلے جو ہیں وہ اپنانے کا بھی جو ہے ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ منڈی جب عید قرباں ہوتی ہیں مختلف قسم کے جو جانور ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں تو خاص طور پر جو بچے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور جانور خریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر اس بار جو ضلعی انتظامیہ ہیں انہوں نے بھی بچوں کی امیدوں کو ختم کر دیا اور بچوں کا داخلہ بالکل یہاں پر منڈیوں میں بند کر دیا ہے۔ اسی طرح جو بزرگ افراد ہیں جن کی 50 سال سے زائد عمر ہے وہ بھی منڈیوں کا رخ نہیں کر سکتے۔ کورونا جیسی وبا کو اگر شکست دینی ہے تو اپنا احتیاط کرنا ہے، ساتھ ساتھ شہریوں کا بھی احتیاط کرنا ہے، تو ان کو باقاعدہ طور پہ سختی سے ہدایت کریں کہ SOPs کی خلاف ورزی نہ کریں، بلکہ جو ہے ماسک استعمال کریں اور سماجی دوریاں رکھیں۔ بہت شکریہ عدنان شاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور کے بعد گجرانوالہ میں بھی اب آن لائن چالان سسٹم متعارف کروا دیا گیا، جس کے باعث شہری اب بآسانی اپنے چالان کی ادائیگی کر سکیں گے۔ رپورٹ کریں گے محمد علی اقبال۔ نہ قطار نہ انتظار، اب شہریوں کی سہولت کے لیے گجرانوالہ ٹریفک پولیس نے ای چالان سسٹم متعارف کروا دیا، جس سے شہری نہ صرف بآسانی اپنے چالان کی ادائیگی کر سکیں گے، ساتھ ہی وقت کی بچت بھی ہوگی۔ انہوں نے چلاننگ کا سسٹم آسان کر دیا، اب ای چلاننگ ہے تاکہ چلان کی پیمنٹ جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے اور
कम्यूटर जो है उनको ज़्यादा तकलीफ ना बर्दाश्त करनी पड़े। ई चालान के जरिए शहरी अपने मोबाइल समेत किसी भी बैंक से चालान जमा करवा सकेंगे। इस सर्विस के आगाज पर शहरी भी काफी खुश दिखाई देते हैं। ऑनलाइन चालान के हवाले से शहरियों को आगाही फराहम करने शहर के 8 मकामात पर आगाही कैंप भी लगाए गए हैं। ऑनलाइन चालान सिस्टम से जहां शहरियों को सहूलत फराहम होगी तो वहीं करप्शन का भी खात्मा होगा। कैमरामैन सादा सन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला। गैर मुल्की एयरलाइन में काम करने वाले पायलट्स के लाइसेंस जाली नहीं। सिविल एविएशन ने बैरून मुल्क काम करने वाले 166 पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक कर दी। तर्जमान सिविल एविएशन के मुताबिक बैरून मुल्क 176 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक के खतूत मौसूल हुए, जिनमें से 10 पायलट्स के लाइसेंस की तौसीक का अमल जारी है, जो अगले हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। तर्जमान का मजीद कहना था 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक पाए गए। मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स को फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया गया। काबीना ने 28 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख किए। 76 मजीद पायलट्स के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। 158 पायलट्स के लाइसेंस के मामले पर कार्रवाई जल्द शुरू कर रहे हैं। तस्दीक और तौसीक का अमल वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर की निगरानी में किया जा रहा है। वजीर आजम के मुआवने खसूसी सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने सच टीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज नदीम रजा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में ट्रंप फैमिली रूजवेल्ट होटल खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखती। बोले, मुंतखब होने का ये मतलब नहीं कि आप काबिल हैं। लोग ये देखते हैं कि काम किसने किया। हमें मुंतखब गैर मुंतखब की फिक्र नहीं करनी चाहिए। उस्मान बुज़दार लंबे बूट पहनकर पानी में नहीं जाते। टोपी ड्रामा उस्मान बुज़दार नहीं कर सकते। इलेक्टेड लोग हैं, उनका इतना असर नहीं है जितना जो नॉन इलेक्टेड जो कहा जाता है। काफ़ी सारे लोग आए भी हैं, तो उनमें वो आपको भी लोग कह रहे होते हैं, ये क्या, वो क्यों कहते हैं? अगर आप इलेक्टेड हैं किसी जगह से, इसका ये नहीं मतलब कि आप काबिल हो गए हैं, और अगर अनइलेक्टेड हैं, इसका ये नहीं मतलब कि आप काबिल हो गए हैं। तो बात सिर्फ परफॉर्मेंस की आती है। मैं समझता हूँ कि एज ए नेशन, एक मुल्क की तरह लोग वही याद रखते हैं जिसने काम किया। जैसे रोजवेल्ट होटल का नाम आता है, उसमें हमारी वो मुलाकात भी हुई थी वहीं पिछले साल रोजवेल्ट होटल में। उसी होटल से आपको भी जोड़ा जाता है कि जो ट्रम्प फैमिली है उससे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, तो वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं लेने में। तो उसमें क्या हक़ाइक़ हैं? ट्रम्प की इंटायर फैमिली में कोई इंटरेस्ट हो रोजवेल्ट में या कभी था? मैंने रिसर्च नहीं की रोजवेल्ट के अंदर, तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से बात आई है और कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ ख़त्म हुई। तो ये उनमें से बातें हैं जो ऐसे ही बस फैल जाती हैं। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, एविएशन मिनिस्टर सरवर खान साहब, मैं, कोई और भी, किसी का इरादा नहीं है रोजवेल्ट को बेचने के लिए। इसमें कोई ऐसी, ये बिल्कुल एक अपोजिशन ने एक बात पकड़ी हुई है, मीडिया ने पकड़ी हुई है, ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, इसमें तो आपने कह दिया कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन ट्रम्प फैमिली में आपके ताल्लुकात हैं, वहाँ तक ज़ाहिर बात है, सबको पता है कि मैं उनसे दोस्ती है, मैं जानता हूँ गवर्नमेंट से आने से पहले सन इन लॉ की और उनकी बेटी के साथ वाकफियत थी, लेकिन उसमें कोई लेना देना ही नहीं है। ये ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट पता नहीं किसने बात कोई क्या बोलें, तो उसको जो कहते हैं राई का पहाड़, यानी कि एक स्टेप था लेकिन दूसरा स्टेप खुद ही ले लिया गया। बस वो ज़्यादा वो एक्साइटेड लोग हो जाते हैं और पता नहीं क्या। गवर्नेंस की बात की जाए पंजाब की, जो आजकल बड़ा बहुत ज़्यादा खबरों में है, तो वहाँ पे कैसी गवर्नेंस? ठीक है, सेटिस्फाइड? रियलिटी और फैक्ट्स देखें, हकायक देखते हैं, तो आप देखेंगे कि पंजाब की गवर्नेंस बहुत अच्छी जा रही है। अगर लोग चाहते हैं कि इंसान एक 3 पीस फनी सा सूट पहन के, टोपी पहन के, पानी के बूट्स पहन के पानी में घुस जाए, तो वो बुज़दार साहब से नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक इंसान गरीबों का दर्द समझ सके, उनके साथ ज़मीन पर बैठ के खाना खा सके, उनकी परेशानियां समझ सके, तो वो बुज़दार साहब कर सकते हैं। टोपी ड्रामा उनसे नहीं होता। इसमें कोई गलत बात नहीं है कहना कि शायद वो मीडिया पे सामने इतना आना पसंद नहीं करते, मैं नहीं करता इतना। तो इसमें ये होता है कि बंदा जो पूरा दिन सुबह शाम काम कर, तो उसको हमें अप्रिशिएट करना हो। तो ये 2 दिनों से जो ये चल रहा है कि जी
पूरी पीटीआई सीएम बुज़दार साहब तक के पीछे है। ऑपोजिशन को तो पसंद यही है। देखें, शहबाज शरीफ की मार एक दूसरा शहबाज शरीफ खड़ा करना नहीं है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो उसने गलतियां की हैं, जो लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं सालों पे, मतलब 10 साल 20 साल, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बुज़दार साहब शहबाज शरीफ की उस तरीके की मार है कि जो उसके साथ जुल्म ने किया है बुज़दार साहब, वो उसको ठीक कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि वो चाहते हैं कि वो चले जाएं। पाकिस्तान में सजाए मौत पाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव से भारत के नाज़िम उल उमूर गौरव अहलुवालिया ने मुलाकात की। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की दूसरी बार कौंसलर रसाई देते हुए इसके मौजूदगी की जगह को सब जेल करार दिया गया था। इससे पहले वियना कन्वेंशन 1963 के तहत कुलभूषण को 2 सितंबर 2019 को कौंसलर रसाई दी गई थी। इस मौके पर कुलभूषण यादव की वालदा और अहलिया से 25 दिसंबर को मुलाकात की थी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात बगैर किसी मुदाखलत और बिला रोक टोक कराई गई। मुलाकात भारत की तरफ से पाकिस्तान की दूसरी कौंसलर रसाई की पेशकश कबूल करने के नतीजे में करवाई गई। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने 17 जून 2020 को कमांडर यादव को कहा था कि सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करे तो इससे कानूनी रहनुमाई फराहम की जाएगी। भारतीय जासूस ने अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए अपनी सजा के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने से इनकार कर दिया। भारतीय जासूस ने अपनी जेर इल्तवा रहम की अपील पर फैसले का इंतजार करने को तरजीह दी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मार्च 2016 को बलोचिस्तान से भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया था। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का एतराफ कर चुका है। जुर्म साबित होने पर 10 अप्रैल 2017 को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई। भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से रजू करके कुलभूषण यादव की सजा पर अमल दरामद रोकने और उसकी रिहाई का मुतालबा किया था। आलमी अदालत इंसाफ ने भारत की जानब से कुलभूषण यादव की वापसी, रिहाई और फौजी अदालत का फैसला खत्म करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी और पाकिस्तान को कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर नजरसानी करने का कहा था। तक लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।